कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे एमबीएम क्लासेस में। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? सबसे जरूरी चीज़ होती है उसके सिलेबस। सिलेबस से हमें यह पता चलता है कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है कि हिंदी का सिलेबस क्या होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिंदी में जो सिलेबस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको तैयारी करने में आपको आसानी होगी। तो बिना समय गवाए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आज से हम लोग कंटिन्यू हिंदी का क्लास करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा हिंदी विषय होता है उसके सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक, और किस प्रकार उसके मार्क्स आते हैं। देखिए, पहला क्या होता है, हमारा गद्यांश होता है। ठीक, गद्यांश में क्या होता है कि एक आपको पैराग्राफ दिया गया रहता है और उससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है और क्वेश्चन का क्या करना होता है, आंसर देना होता है। ठीक है, तो आपके 3 आएंगे ऐसे, जिसमें से आपको 2 बनाने हैं। एक जो आपका गद्यांश होता है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 2 गद्यांश आपको बनाने हैं जिसमें आपको 20 मार्क्स उससे आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होते हैं इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे जो हम लोग प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं, दोस्त के पास पत्र लिखते हैं, लेख वगैरह लिखते हैं। ठीक है, वो सब आपका किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा पत्र लेखन में। तो आपके 3 टॉपिक आएंगे, 5-5 मार्क्स के रहेंगे, तो आपको उससे 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण के ऐसे बहुत सारे उसके लेसन होते हैं, पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपको हम बता देंगे कि इतना ही पढ़ना है, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। उससे टोटल कितना आ जाता है, आपको 15 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो आपका बुक होता है। आपके 2 बुक होते हैं, एक होता है आपका गोधुली और दूसरा होता है आपका वर्णिका। तो जो हमारा प्रथम जो पुस्तक होता है वो गोधुली, उसे आपको 40 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और हमारे जो पूरा पाठ्य पुस्तक होते हैं वर्णिका, उसे आपके 10 मार्क्स आएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे मार्क्स हमने लिखा है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखा है। तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से सभी जो हमारे टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मेहनत करेंगे आपके लिए और कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से चीजें समझा सके, आसानी से आपकी तैयारी कर सके। ठीक है, हमको पूरा विश्वास है कि आप क्लास जब आपका खत्म होगा तो आपको हिंदी विषय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप एग्जाम अच्छे मार्क्स से बिल्कुल पास कर जाओगे। ठीक है, तो हम लोग जो पहले जो शुरू करेंगे इस 5 में से, वो हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण खत्म होने के बाद फिर हम लोग आगे जो भी टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग पहले व्याकरण पे चलते हैं और देखते हैं कि हमको व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो 5 टॉपिक में से जो एक टॉपिक है वो हमारा है व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण। अब बात रहा कि व्याकरण में क्या है, क्या सभी व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं? नहीं, देखिए, व्याकरण के जो टॉपिक होंगे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको इतने टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। हम लोग इसमें पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास, वाक्य, वर्ण और ध्वनि। ठीक है, वो साथ में हो जाएगा। शब्द, उच्चारण, संधि और संधि विच्छेद आपस में हो जाएंगे। लिंग, उपसर्ग प्रत्यय, काल, विलोम शब्द, मुहावरे या उसकी लोकतियां भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द या उसको बोलते हैं शब्द शुद्धि, शुद्ध वाक्य या वाक्य शुद्धि, और पर्यायवाची, और लास्ट जो होता है हमारा वो विराम चिन्ह होता है। तो आपको व्याकरण में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसी से आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर बाद में कुछ चेंजेस होती है इन चीजों में तो क्या करेंगे, हम वो बाद में फिर बता देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना है ताकि आपका टॉपिक छूटे नहीं।
ठीक है, और आप अच्छे से समझ सको। तो हम क्या करेंगे, व्याकरण में एक एक यहाँ पे जितने भी टॉपिक है उसमें से एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। कोशिश रहेगा मेरा कि आपको इजी वे में समझाएं, ठीक है, और कम समय में कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपको बस फॉलो करना है, जो मेरे द्वारा बोली जाएगी बातें उसको फॉलो करना है। हम बारी बारी से जितने भी टॉपिक हैं उसको एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आप ध्यान से देख लीजिए कि व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि आज शुरू करते हैं इसमें से कोई एक टॉपिक, ठीक। चलिए हम पहले जो शुरू कर रहे हैं आपके नीचे से शुरू कर रहे हैं, विराम चिन्ह। आपको सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज लगता होगा उसमें से थोड़ा देख लीजिए। हमको लगता है कि विराम चिन्ह भी आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन आज की वीडियो में विराम चिन्ह इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका बस चुटकियों में आप आंसर कर दोगे, बस आपको आगे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला जो हमारा व्याकरण का जो टॉपिक है विराम चिन्ह, उसका शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट जो व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। इसको आगे परिभाषा इसका या टाइप्स देखने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो विराम चिन्ह है ये किसके द्वारा खोज किया गया, ठीक है, या किसके द्वारा लाया गया। तो ध्यान रखिए कि विराम चिन्ह का जो खोज किया गया वो किया गया कामता प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। विराम चिन्ह की खोज किसने की, वो कामता प्रसाद जी के द्वारा इसकी खोज की गई। अब बात आती है कि विराम चिन्ह कहां से लिया गया, ठीक। तो वो जो लिया गया है आपको वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है आपका विराम चिन्ह जो है, कामता प्रसाद जी ने उसको कहां से लिया, कहां से ग्रहण किया, वो आपका अंग्रेजी भाषा से किया गया, ठीक। तो कामता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्ह को लाया हिंदी में, उसकी जो कुल संख्या उन्होंने दी वो 20 दी है। कितनी दी है, 20, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा संक्षिप्त डिफिनेशन है, इंफॉर्मेशन है इसका, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि किनके द्वारा खोज किया गया, तो कामता प्रसाद जी के द्वारा। किस भाषा से उन्होंने ये चीज लिया, तो अंग्रेजी भाषा से लिया, और कुल जो संख्या उन्होंने इसकी बताई वो 20, ठीक। तो हमें क्या है, हमें 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से जो जरूरी लगेगा, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा को। तो देखिए विराम जो होता है हमारा, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, ठीक है, रुकना या ठहरना। तो कहने का अर्थ है कि कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी वाक्य में, जो सेंस होता है वो रुकने या ठहरने को लेकर या किसी और उद्देश्य को लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो रुकने और ठहरने को लेकर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि वैसे चिन्ह जो किसी वाक्य में रुकने या ठहरने से संबंधित कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विराम चिन्ह, ठीक। वैसे चिन्ह जिसका प्रयोग वाक्य में रुकने, ठहरने या किसी विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, ठीक है। तो आप डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस विराम चिन्ह की जरूरत क्यों पड़ी, सेंटेंस में हमें रुकना क्यों है या ठहरने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए एक यहाँ पे हम वाक्य लिख रहे हैं, अच्छा 2 वाक्य लिख रहे हैं आपस, और ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़िए, रो को थोड़ा सा रुकना है, ये जो सिंबल है ये रुकने का संकेत करता है। अब थोड़ा बढ़िए, रो को मत जाने दो, ठीक है, रो को मत जाने दो। और अगर दूसरा पढ़ते हैं, रो को मत जाने दो, आपको अंतर पता चल रहा है, रो को मत जाने दो, और यहाँ पे क्या है, रो को मत जाने दो। तो देखा आपने कि ठहराव को लेकर एक ही वाक्य में अगर हमने कोई सिंबल इस्तेमाल किया, कोई चिन्ह इस्तेमाल किया, तो क्या हो रहा है, अर्थ जो हो रहा है दोनों सेंटेंस का वो बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत है। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी विराम चिन्ह, तो आपको उसका उद्देश्य सही तरीके से पता नहीं चलेगा और आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर वो जो सेंटेंस बोला गया है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है उस वाक्य के माध्यम से। ठीक है, तो क्या हो जाता है, विराम चिन्ह डालने से स्पष्ट हो जाते हैं हमारे वाक्य के उद्देश्य। ठीक, आप देख रहे हो ध्यान से। तो विराम चिन्ह का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाक्य उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विराम चिन्ह का। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आए क्यों प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उसका कब प्रयोग करते हैं, किस रूप में प्रयोग करते हैं, अब हम सीखेंगे आगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं विराम चिन्ह का प्रकार, उसे कहते हैं हम लोग अल्प विराम। ठीक है, अब सिंबल देख लीजिए कैसा है। आप लोग इंग्लिश में इसका नाम जानते होंगे, हिंदी में नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो कोमा जो होता है हमारा, जो अभी तक कोमा बोलते आया है, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको हिंदी में नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है इसे, अब क्या, अल्प विराम। समझने के लिए आप कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका हिंदी का नाम अल्प विराम। ठीक है, तो आप लोगों ने कोमा का इस्तेमाल किया, अभी मैंने देखा था कोमा का इस्तेमाल कि वाक्य में ठहरने के लिए, है ना, थोड़ा समय ठहरने के लिए हम प्रयोग करते हैं कोमा का। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, किसी वाक्य में थोड़े से लिख देते, कुछ देर रुकने के लिए या ठहरने के लिए क्या करते हैं, वाक्य में, किसी वाक्य में कुछ देर रुकने या ठहरने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल किया। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसका जो प्रयोग होता है कुछ देर रुकने के लिए, मतलब कुछ बहुत कम समय। तो ऐसा पढ़ेंगे, राम स्कूल जा रहा है लेकिन उसका मित्र नहीं जा रहा है। इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, राम स्कूल जा रहा है लेकिन उसका मित्र नहीं जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने कोमा का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यहाँ पे थोड़े समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा। तो क्या होगा, राम स्कूल जा रहा है लेकिन उसका मित्र नहीं जा रहा है। ठीक, तो आप स्पष्ट समझ गए कि क्या करते हैं, कुछ देर रुकने के लिए, अगर सेंटेंस में रुकने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा, उसे कहते हैं हम लोग अर्ध विराम। ठीक, आप लोगों ने इंग्लिश में नाम सुना होगा सेमी कॉलन। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है डॉट होता है और नीचे कॉलन होता है, सॉरी कोमा होता है। ऊपर क्या होता है, डॉट, और नीचे कोमा होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध विराम। ठीक है, और इंग्लिश में कॉलन होते हैं, आपको ध्यान रखना है अर्ध विराम। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए, जब कोमा की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़ता है। कोमा में क्या होता है, हल्का सा रुकते हैं लेकिन थोड़ा सा और पॉज लेना है ना, थोड़ा और अधिक रुकना है, तो हम क्या करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं अर्ध विराम का। देखिए जैसे संध्या होने वाली है
लालिमा की जगह कालिमा ने ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन मतलब अर्धविराम आपका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉमा से थोड़ा अधिक दे देना है। जैसे संध्या होने वाली है और लालिमा की जगह कालिमा ने ले ली है। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉमा से थोड़ा सा अधिक ठहराव यहाँ पे करना पड़ा। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि ये जो सिंबल है वो इसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा अर्धविराम, और पूछा जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कॉमा से थोड़ा अधिक देर रुकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है पूर्ण विराम। आप लोगों ने हिंदी में भी नाम सुना होगा और इंग्लिश में भी फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, इसका रूप ऐसा रहता है, लेकिन इंग्लिश में ये चेंज हो जाता है। ऐसा होता है एक जो हमारा दशमलव टाइप का जो बोलते हैं या डॉट बोलिए आपको, तो ये हो जाता है हमारा इंग्लिश में फुल स्टॉप, लेकिन हिंदी में आपका जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा होता है पूर्ण विराम। तो आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल बहुत बार किया होगा। देखिए इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, जब कोई वाक्य क्या होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक, उसमें और कुछ उसमें बात नहीं बचती है और कुछ जोड़ने की संभावना नहीं रहती है उस वाक्य में, ध्यान रखिएगा, कोई वाक्य में और कुछ जोड़ने की संभावना नहीं रहती है, तब हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक राजा था, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं जोड़ना है तो ये हो गया क्या, पूर्ण विराम। उसका नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है, अब इसमें कोई इस वाक्य में कुछ नहीं जोड़ना है, एक दूसरा वाक्य बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक, उसकी बहुत बड़ी सेना थी। अगर आपको लग रहा है कि इस वाक्य में कुछ नहीं जोड़ना है तो आप फुल स्टॉप दे दीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ जोड़ना हो तो आप फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा। जैसे उसकी बहुत बड़ी सेना थी और बहुत सारे हाथी और घोड़े। ठीक है, तो अब लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं ऐड करना है तो आप फुल स्टॉप आप पूर्ण विराम आप दे सकते हो। ठीक है, तो जब वाक्य में कुछ नहीं ऐड करना है तो आप दे दीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि हमें इसमें कुछ और ऐड करना है तो इस समय हम यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार जो हमारा है उसे हम लोग बोलते हैं उपविराम। ठीक है, उपविराम, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका एक और नाम होता है अपूर्ण विराम। तो कहीं कहीं आपको क्या करेगा, उपविराम दे देगा और कहीं कहीं आपको अपूर्ण विराम लिखा मिलेगा। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। सिंबल आप याद रख सकते हो, क्या होता है, ऊपर भी आपका डॉट होता है, बिंदु होता है, और नीचे भी बिंदु होते हैं। दो बिंदु ऊपर नीचे एक साथ रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम, और इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं कॉलन। ठीक, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए जब किसी वस्तु या किसी विषय के बारे में आपको अलग बताना होता है, उसके आगे दर्शाना होता है, तो हम क्या करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं उप विराम का। जैसे देखिए आपको प्रदूषण के बारे में क्या कुछ और बोलना है लेकिन अलग बोलना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक अभिशाप या एक वरदान। ठीक है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज क्या करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं, विराम चिन्ह के जितने प्रकार बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। कल जो है वो जितने भी टॉपिक होंगे क्लियर करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हौसला बढ़ाइए हम लोगों का। ठीक है, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहे और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाते रहे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।